हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का भोकाल क्लास में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर या सैंपल पेपर की। तो क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत बार कह रहे हैं, उनका एग्जाम भी आ गया है पास में, तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो बिहार बोर्ड का ये जो मॉडल पेपर है, इसके सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो पीछे सेट वाले पेपर्स रहे हैं, जो पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं, या जो हमने एमसीक्यूज वाले क्लास की हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड के पेपर में अगर देखेंगे तो 35 तो आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, 70 आते हैं, 70 में से 35 करने होते हैं, 20 दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 करने होते हैं, और 6 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं जिसमें से 3 करने होते हैं। कुल 96 प्रश्न होते हैं, जिसमें से इसके आधे प्रश्न करने होते हैं, अर्थात 48 प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है सही है। तो अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर निर्देश लिखे होते हैं परीक्षार्थियों के लिए। आपको आप जब फाइनल पेपर देखेंगे ऐसा ही दिखेगा, ऐसी ही चीज़ें लिखी होंगी। ये 2023 का ही आपका है और 70 नंबर का पूर्णांक है आपका। अगर बात करें परीक्षार्थी के लिए जो चीज़ें लिखी गई हैं, तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। किताबी भाषा में आंसर लिखना और अपने शब्दों में आंसर लिखने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जब आप अपने आंसर अपने शब्दों में लिखते हैं, प्रश्नों का आंसर, तो उसमें ये दिखता है कि आप समझते हैं चीज़ों को और आप समझ रहे हैं उस क्वेश्चन को, और पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानते हैं। और जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो अपनापन दिखना चाहिए कि आपका प्रश्न का उत्तर आपने जो समझा है वो है। ठीक है ना, कि किताब में जो लिखा है एकदम हूबहू ऐसे छापना है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, अपनापन थोड़ा सा लेके आए, उससे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूर्णांक लिखा होता है, निर्दिष्ट करता है, और ध्यानपूर्वक पढ़ें इसको। 15 मिनट का अतिरिक्त समय देते हैं, 15 मिनट पहले आपको पेपर देते हैं। अब प्रश्न पत्र के बारे में बताया गया कि खंड आ है, खंड बा है, 2 खंड है। 70 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ बता रखी है। और सही विकल्प जो है आपको नीले या काले बॉल पेन से ही भरना होता है OMR शीट में। ठीक है, OMR शीट होती है ऐसे, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर। उधर ऑप्शन होते हैं ABCD, और जैसे दूसरे का B सही है तो यहाँ पर डॉट भर देंगे, ऐसे ऐसे गोला होता है, तो जो सही होगा उसको भर देंगे। जैसे मान लो तीसरे का D सही है तो D को हम गोला भर देंगे, चौथे का A सही है तो A को गोला भर देंगे, बाकी सबके सब खाली दिखेगा। तो इस प्रकार से ABCD भरी जाती है, OMR शीट। बाकी अगर बात करें और आगे की, तो खंड बा में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 10 का उत्तर देना है, और ये सभी 2 अंक के होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको 6 प्रश्न और दिए जाते हैं बेटा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 होते हैं, जिसमें से सभी प्रश्न 5 नंबर के हैं, और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये देख सकते हैं कि पूरा पेपर किस प्रकार से सारी चीज़ें बता दी गई हैं। परीक्षा में आपको के समय आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना है, लेके मत जाइएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग जैसे कि मैं बात करूं मोबाइल, ठीक है, स्मार्ट वॉच, या फिर मैं बात करूं कैलकुलेटर की, तो ये सब मना है आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश E/m लिखते हैं, और E/m मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइड बाई आप m लिखते हैं, जो कि होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। डिवाइड करेंगे, जो आंसर आपको देखेगा कूलम प्रति किलोग्राम। अब वैसे ऐसे देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अगर जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे पहले से हैं, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। फिर भी एक बार में पूरा का पूरा पेपर ही डिस्कस करना है, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि पूरा ही पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले से लेके अंतिम प्रश्न तक। ठीक है, अब आप जब भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा। यहाँ पर आप देखें तो 10⁻31 है, तो 31 में से 19 घटा लीजिए, 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा। सही बात है, 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा, और मतलब 12 आ जाएगा, तो 10⁻11 बचेगा। अब भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 से भाग देंगे अगर, मतलब 16 से आप 91 में भाग दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, 16 में आप 91 से भाग दे रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो 9 से 91 से अगर भाग देंगे, दशमलव लगेगा, 0.0 करेंगे, 91 एक कम जाएगा, एक बार ही भाग जाएगा, तो 0.1 लिखेंगे, 0.1 एक्चुअली 0.1 आ जाएगा, और इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो लगभग आपको ये देखने को मिलता है 1.8 × 10⁻11 प्लस का आएगा 11।
ठीक है, क्योंकि 12 है तो एक दशमलव हटाएंगे तो एक संख्या इधर आ जाएगी और ये मिलेगा। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये होता है बेटा, वैसे तो आप पढ़ते हैं W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ P को M बोला गया है बेटा, तो आप बस ध्यान से देख ले तो आप पाएंगे कि आपका आंसर जो है बेटा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक जो है ER या एप्सिलॉन और क्या होता है, तो एप्सिलॉन बराबर होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के। तो एप्सिलॉन R आप देखेंगे आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का, ये ऑप्शन आपको जहां दिखे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं आपका आंसर जो देखने को मिलेगा बेटा ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से देखते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए स्थिर रहती है या समान रहती है वो कौन सी होती है। तो समांतर क्रम संयोजन में जब हम बात करते हैं तो विभवांतर समान रहता है, विभव समान रहता है, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर इसका व्यास का आधा कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो आप देखेंगे कि R बराबर आपको दिखेगा कि A2 बाई A1 और इंटू आ जाएगा A2 बाई A1 और इंटू आ जाएगा L1 डिवाइड बाई L2 के, जिसको आप चेंज करेंगे तो ये आता है A2 बाई A1 का होल स्क्वायर बन जाता है R बराबर, और A का मान आप पाई R स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ होल स्क्वायर है तो आप देखेंगे आंसर आपको डी मिलेगा 16 R के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो C इक्वल्स टू आप जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, तो C समानुपाती होती है R के त्रिज्या के। ठीक है, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता बढ़ती है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभव तल कहाँ होगा, अगर x दिशा में ठीक है विद्युत क्षेत्र है और y और z की मैं बात करूं तो आप देखेंगे y z डायरेक्शन जो होगा ये समविभव तल होगा, तो y z तल जो है सी ऑप्शन इसका बेटा राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, हमारी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इसको हम पढ़ रखे हैं पहले से। विद्युतशीलता का मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के। आप इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो एप्सिलॉन बराबर आप देखेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर देखेंगे तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर या Q1 Q2 लिख लो, Q1 Q2 डिवाइड बाई हो जाएगा FR स्क्वायर, और 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई का कोई मतलब नहीं निकलता तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। 2 ऑप्शन इसके आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, सी और डी। मीटर से इसकी तार बनी होती है बेटा मैग्नीन की, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एम के बीच संबंध होता है बेटा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एम। म्यू नॉट एक में ही है, बाकी में 4 पाई दिया है तो सब गलत है। डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत आराम से डिस्कस किए गए हैं। अभी 26 जनवरी को मैंने 300 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास ली थी। ठीक है, तो मैराथन क्लास में मैंने ये सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर दिए थे, पूरा का पूरा पेपर ही डिस्कस है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो 2 समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, समांतर हो गए मतलब दर्पणों के बीच का कोण अगर मैं देखूं थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, तो m बराबर आप निकालेंगे और 360/0 मतलब ये आ जाएगा अनंत। ठीक है, अनंत आ जाएगा तो n की वैल्यू आप निकालेंगे तो अनंत ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अनंत, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m है, तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा। पार्श्व आवर्धन थोड़ा सा मैं इसमें देख लेता हूं, लेटरल मैग्निफिकेशन है, देन द लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन क्या होगा, m स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर किसी प्रकाश का किसी 2 माध्यमों में तरंगदैर्घ्य लैम्डा और लैम्डा 2 है तो स्नेल का नियम जो है साइन आई बटे साइन आर इंटू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 होता है। यह क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट नंबर ऑप्शन से ही हो जाएगा इसका। किसी कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, वो चमकता है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में वायु का बुलबुला जो चमकता है, 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, समतुल्य लेंस उत्तल लेंस ही होगा।
ठीक है। अगर दो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही रहेगा, बी ऑप्शन ही सही होगा इसका। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ये विचलित होती है अपने रास्ते से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आर्द्र त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी बेटा? गोलीय संधारित्र अगर मैं देखूं तो बहुत सारे बोर्ड में है नहीं, सिर्फ बिहार बोर्ड में है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता आपको यहाँ पर जो सिलेबस है बेटा, बिहार बोर्ड के बच्चों को बता दो कि ये बिहार के सिलेबस में है और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है। बाकी सिलेबस में ये गोलीय संधारित्र है नहीं, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं है। एनसीईआरटी के सिलेबस में आप देखेंगे नहीं है, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड किया जाता है यहाँ पर, और Q/R के साथ इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 2:1 होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये आता है 2kp डिवाइड बाई r², और इसका अनुपात लेंगे तो आ जाएगा kp/r²। बाकी तो कट जाएगा kp/r², ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1, 2:1 आएगा, ठीक है। अक्षीय और निरक्षीय का आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है ऊर्जा की हानि होती है, यही हम निकालते हैं डेल्टा यू, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त जो अनुपात होता है वो n² होता है, क्योंकि हम जब श्रेणी क्रम में बात करते हैं, श्रेणी क्रम में देखेंगे तो आता है NR के, और समांतर क्रम में आता है R/N के, तो R से R कट जाएगा, ये हो जाएगा n² के, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है, बंद सतह से घिरा हुआ है और द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव में हम जानते हैं द्विध्रुव का कुल आवेश जो होता है -q और +q, अगर देखें तो नेट चार्ज जो होता है, नेट q अगर मैं देखूं तो कितना होता है बेटा? 0 होता है, इसलिए फ्लक्स जो होगा फाई बराबर वो क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता अधिकतम होती है, तो ये शायद π/4 पे होता है, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में बेटा, ठीक है। टेंजेंट के लिए आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, मैं जो नहीं जानता उसको गलत नहीं बताऊंगा, तो ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ इस पर, और इसका ऑप्शन क्या होगा आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मुझे भी आपसे सीखने को मिलता है, कमेंट करके प्लीज बताइए मुझे कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? चौक कुंडली जो होती है, चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है बेटा 0 होता है। क्यों? क्योंकि चौक कुंडली एक शुद्ध, अगर चौक कुंडली की बात करें तो एल परिपथ होता है, वैसे तो LR है लेकिन एल परिपथ हम मानते हैं, और cos फाई जो हम शक्ति गुणांक निकलते हैं बेटा वो होता है R/Z, ठीक है। Z या X, Z या फिर आप लिख सकते हैं कि वैसे तो ठीक है Z हम बोल रहे हैं, या XL बोल सकते हैं, चलो R = XL, R/XL। R की वैल्यू जब 0 हो गई तो पूरा का पूरा 0 हो गया, cos फाई 0 हो गया, तो 0 है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध के लिए अंतिम छोर पर बैंड सुनहरा, तो ये फिर से मैं बता दूं कि ये जो है कार्बन वाला है, ठीक है। कार्बन का जो परसेंटेज है कि भूरा रंग और ये रंग, तो कार्बन प्रतिरोध वाला कॉन्सेप्ट बेटा मैं नहीं पढ़ाया करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी से हटा हुआ है, सिर्फ 2 ही बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है और बिहार बोर्ड में है, बाकी मुझे बोर्ड में मिलता नहीं है, तो ये भी मैं क्वेश्चन मार्क में डालूंगा और इसका भी कमेंट आप जरूर करके बताइएगा, ठीक है। मुझे जानने को मिलेगा कि आप किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो फैराडे नियतांक का मात्रक है, ये मैं याद नहीं कर पाता बेटा, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, बहुत रटने वाली चीज़ है कि भूरा रंग है तो ये होगा, लाल रंग है तो ये होगा, पीला रंग है तो ये होगा, सुनहरा रंग है तो ये होगा, तो थोड़ा सा आप करेंगे, ठीक है। मैं नहीं करता बेटा, इसलिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। फैराडे नियतांक का मात्रक होता है। फैराडे नियतांक क्या होता है बेटा? फैराडे नियतांक क्या होता है? फैराडे नियतांक का मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो फैराडे नियतांक मोल प्रति कूलाम होगा, किलोग्राम प्रति कूलाम होगा, कूलाम प्रति मोल होगा, कूलाम प्रति कूलाम किलोग्राम होगा। तो फैराडे नियतांक आता कहाँ है? फैराडे का जो नियतांक है वो आता कहाँ है, कौन से कॉन्सेप्ट में आता है? मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट जो है इसका फैराडे नियतांक का मतलब टॉपिक, कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक की बात कर रहा हूं। टॉपिक क्या ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में आता है? अगर आता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है, शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है शुद्ध प्रेरकीय, एल परिपथ होता है, चौक कुंडली होती है तो शुद्ध प्रेरकीय होता है, सी ऑप्शन होगा इसका।
विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर 0 डिग्री होता है, बता रखा है बार बार, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं यूपी बोर्ड में जो कि कहीं है नहीं, जैसे एनसीईआरटी में ज़्यादातर एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ और सभी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए देखें तो वही सिलेबस हर जगह है, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस हल्का सा कुछ टॉपिक प्लस या माइनस हुआ करते हैं हर बोर्ड में। तो बिहार बोर्ड में कुछ टॉपिक जैसे जैसे हेल्महोल्ट्ज कुंडली जो है राजस्थान बोर्ड में होती है, डबल कुंडली जो होती है, डबल कॉइल, और जगह नहीं है। और जैसे सभी बताया था कि मैंने गोली संधारित्र है, ठीक है। तो अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं पर है कहीं पर नहीं है, तो वो ऐसे टॉपिक हैं जो कि है ना कि सिर्फ बिहार बोर्ड को कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और यूपी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, कुछ मिक्स होते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें क्योंकि मैं कॉमन पढ़ाया करता हूँ तो कॉमन बोर्ड में जो आती हैं सारी चीज़ें वही। अच्छा, समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पे रखा गया है, ठीक है, मतलब मुख्य अक्ष पे रखा गया है। तो यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में रखे जाएंगे तो फोकस दूरी कम हो जाती है, f/2 हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना। तो अब जब निकालते हैं तो 1/f बराबर निकालेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 निकालते हैं, दोनों बराबर है तो f बराबर देखेंगे तो f/2 मिलेगा, f/2 मिलेगा। तो f/2 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते बच्चे। एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग अगर ढक दिया जाए तो तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, घटेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता घट जाती है, कम चमकीला होगा, ठीक है। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृश्य का न्यूनतम जो मान होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, ऊर्जा जो है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अल्फा कण है बेटा हीलियम का नाभिक, अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, He24, ठीक है। और ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है 2, चाहे आप पीएनपी देख लीजिए चाहे आप एनपीएन देख लीजिए, दोनों में एनपीएन चाहे दोनों में देखेंगे तो 2 आपको जो है दिखेंगे, पीएन और एनपी, एनपी और पीएन, ठीक है, तो 2 होती है। नेक्स्ट चले तो ये वाला फॉर्मूला आपको बताया ही था, अल्फा इक्वल्स टू बीटा डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, सही फॉर्मूला होता है 1/अल्फा इक्वल्स टू 1/बीटा प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां से निकाल सकते हैं आप, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तप्त धारा अमीटर में जो विक्षेप होता है बेटा, तप्त धारा अमीटर की जब बात करते हैं तो तप्त धारा अमीटर क्या है, हम एसी करंट के लिए बात कर रहे हैं। एसी करंट आप जानते हैं, एसी करंट में जो धारा मापी जाती है वो IRMS होती है, और IRMS एक्चुअली क्या है, IRMS होती है बेटा, IRMS बराबर होती है I का स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, का वर्गमूल, ठीक है, ये होती है IRMS। तो IRMS इस प्रकार से निकालते हैं। तो जो तप्त धारा अमीटर है मतलब एसी करंट के लिए, या हम कह सकते हैं उसमें प्रभाव पर आधारित जो अमीटर है वो किस पर आधारित होता है, धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विक्षेप के, या धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी विक्षेप के वर्ग के, या प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विक्षेप के, या फिर प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विक्षेप के वर्ग के। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिए थोड़ा सा, और मुझे इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन भी आप कमेंट करके बताएंगे, 4-5 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे इस पूरे पेपर में जो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और LR परिपथ की अगर शक्ति गुणांक की बात करें तो वो होता है R/Z। तो R/Z जब हम करते हैं शक्ति गुणांक की, क्योंकि cos फाई है ना, तो Z की वैल्यू है R² + ω² L², तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वेधन क्षमता किसकी अधिकतम होती है, वो होती है गामा किरण की, ज्यादा वेधन क्षमता होती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर। और द्रव्यमान संख्या A तथा नाभिक की त्रिज्या R के बीच का संबंध होता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/3 के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर R बराबर जब करते हैं तो आता है R0 A⁻ 1/3, यहाँ पर R0 की वैल्यू होती है लगभग 1.2 × 10⁻15 मीटर के, जिसको एक फर्मी बोल सकते हैं आप आराम से। सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, ठीक है, फ्यूजन होता है, बी ऑप्शन, ठीक है। 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, मेरे पास टाइम कम है यहाँ पर, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है, इसको आप द्रव्यमान को किलोग्राम को AMU में चेंज करेंगे। 1 AMU बराबर आप जानते हैं होता है 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो किलोग्राम है 1 किलोग्राम, तो उसको AMU में चेंज करें, तो इसको चेंज करो AMU में, कितना आएगा 1, ठीक है, किलोग्राम बराबर कितना AMU। जब AMU में आ जाएगा तो आपको ऊर्जा में तुल्य करना है, तो आप जानते हैं चूंकि 1 AMU बराबर होता है 931
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बस गुणा कर देना, जितना एमयू आएगा उसमें 931 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताइएगा कितना आ रहा है। अच्छा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको जूल में आप चेंज कर सकते हैं। जूल में चेंज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बेटा 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो ये आप करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा जूल में। बस अब डायोड क्या है बेटा, ये भी है ये भी है, तो ए और सी दोनों, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। नैंड गेट की बात करें, नैंड गेट में होता है बेटा ए डॉट बी का बार, क्योंकि ये एंड गेट के आगे नॉट जुड़ जाता है, एंड गेट होता है ए डॉट बी और उसका नॉट लगा देंगे तो डॉट बी का बार हो जाता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है, विभेदन क्षमता बेटा 30 सेकंड या 60 सेकंड। तो विभेदन क्षमता जो होती है वो विभेदन सीमा के विस्कोणपाती होती है। विभेदन सीमा होती है 1/60 सेकंड, 1/60। तो समझ जाइए, इसका उल्टा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नाभिकीय अवक्रिया में संरक्षित राशि जो होती है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। ठीक है, सभी उप जो है संरक्षित रहती है, खास करके रैखिक और आवेश, हम आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण वगैरह की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर देखेंगे आप तो रैखिक संवेग और कोणीय संवेग भी संरक्षित होते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक है हीरे का, 2.42 डिग्री लगभग होता है, सॉरी 2.42 होता है, डिग्री नहीं। दो प्रकाश स्रोत संबद्ध होते हैं जब उनके बीच का कालांतर नियत रहता है, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है क्योंकि कंडक्टिविटी इनकी बढ़ती जाती है, नेगेटिव इनका आता है, प्रतिरोध गुणांक जो होता है वो नेगेटिव होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है समय से, फॉर्मूला आप जानते हैं, Q - d∅/r का, तो कहीं भी टाइम नहीं है तो समय से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, डी ऑप्शन। 4 डायोप्टर क्षमता जो है फोकस दूरी है, तो आप उसकी फोकस दूरी निकालेंगे क्षमता का, तो एफ बराबर करेंगे 1/d, आप देखेंगे 0.25 मीटर आपको प्राप्त होगा, आंसर आपको देखने को मिलेगा ए ऑप्शन। ठीक है, समान संयोजन के एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1+d/f, तो बिल्कुल से आपको दिख रहा होगा, फटाफट से लगाएंगे आंसर। ठीक है, अरे हाँ 1+d/f। ठीक है, नेक्स्ट, अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। ठीक है, फटाफट चलते रहेंगे बेटा, बी ऑप्शन। और हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है 24.41। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है अनंत। नेक्स्ट, प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है μ - 1 × a, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, रचनात्मक मतलब हम बात कर रहे हैं संपोषी के लिए होता है बेटा पाई का समगुणक, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2n पाई। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास जो फोटोन आते हैं, प्रकाश मतलब सूर्य से चलने वाले जो फोटोन निकल रहे हैं वो जो आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा की परास जो होती है, तो इसको आप या तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये आप देखेंगे तो 1.6 से 3.2 के आसपास होता है, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे एक बार अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि ये नंबर है याद रखना होता है, तो मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, एक बार आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर देंगे मुझे कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो कण प्रकृति को जो प्रदर्शित करता है बेटा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, फोटोन के रूप में हम डिस्कस करते हैं इसको। निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? तो फोटोन, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है? तो द्रव्यमान नहीं समान है, आवेश नहीं समान है, संवेग नहीं समान। देखो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए मुझे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डाउटफुल लगता है। डाउटफुल इसलिए बेटा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आवेश तो देखो न्यूट्रॉन पे होता नहीं, तो आवेश तो हो ही नहीं सकता। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बहुत ज्यादा है।
सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का है, फिर प्रोटॉन का है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। अब संवेग के लिए हमें वेलोसिटी देनी चाहिए थी कि वेग से चल रहे हैं कुछ, तो ये भी नहीं दे रखा है क्योंकि वेग दिया नहीं है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा भी हमें नहीं पता है, क्योंकि वेग नहीं पता है, ऊर्जा नहीं पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि गलत ही है। इसका करेक्ट आंसर इसमें से नहीं है कोई भी। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखा है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति जो होगी वो क्या होगी, विद्युत धारा की आवृत्ति बोला गया है। विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी बेटा, अगर क्या कह रहा है, तो आप जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो 100 पाई बराबर लिखेंगे 2 पाई एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा 50 हर्ट्ज के। तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। 50 हर्ट्ज आप देखेंगे कि ये ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन। यहाँ पर जितना भी पाई लिखा है पाई नहीं है, वो हर्ट्ज है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आप सभी बच्चों को याद आ रहा होगा। जर्मेनियम का बैंड ऊर्जा अंतराल होता है, जर्मेनियम को होता है 0.7, मतलब ईजी की वैल्यू पूछी जा रही है बेटा। यदि किसी धातु का कार्यफलन ये दे रखा है आपको, तो देहली तरंगदैर्ध्य क्या होगा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार्यफलन दे रखा है फाई बराबर आपको एच तो सी बाई लैम्डा नॉट, तो इसका मान आपको दे रखा है, लैम्डा नॉट बराबर निकालेंगे, एस सी की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में आंसर इसलिए, डिवाइड बाई फाई की वैल्यू कितनी बेटा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट काट लीजिएगा, भाग देंगे तो आपको 4433 एंगस्ट्रॉम लगभग मिलेगा। 3 नंबर या सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए बनाया जाता है, ताकि ऊर्जा का क्षय कम से कम हो, क्योंकि जो भंवर धारा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा नष्ट करती है। ठीक है, ए ऑप्शन। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर अब ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं नहीं है, किसी भी बोर्ड में नहीं है, बिहार बोर्ड है यहाँ पर। तो लेजर के लिए बेटा उच्च ताप चाहिए, उच्च दाब चाहिए, या अर्धचालक चाहिए, या संख्या परिवर्तन चाहिए। तो पॉपुलेशन तो एक होता है, पॉपुलेशन परिवर्तन होता है, ठीक है। अब बाकी उच्च ताप और उच्च दाब तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये टॉपिक मैं फिर से नहीं पढ़ाता, तो मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में कुछ, तो ये फिर से आप लोगों पर छोड़ रहा हूं मैं। आप लोगों को लगेगा सर जी आज कितना टॉपिक है जो छोड़ रहे हैं मेरे लिए, तो बिल्कुल छोड़ रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं गलत बताने से अच्छा है कि मैं छोड़ दूँ। ठीक है, मैं गलत नहीं बताना चाहता, मैं इसको चेक कर सकता था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, इसलिए फटाफट से कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार चेक कर लेंगे, एक बार छोटा सा है, आप डाउटनर टाइप का इस्तेमाल करके भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है अर्धचालक के लिए, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु दे रखा है आपको, इसकी माध्य आयु क्या होगी, तो टी हाफ दे रखा है आपको 1600, और माध्य आयु बोला गया, तो माध्य आयु क्या होती है बेटा, तो आप जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं टी 1/2 बराबर होता है 0.693 इंटू टाउ के, तो टाउ बराबर आप निकाल लीजिए टी 1/2 डिवाइड बाई 0.693 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है ना, गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही है। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिएगा, log 2 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा, और टाउ का मान जो है ज़्यादा होगा अर्ध आयु से। ठीक है, तो 1600 से ज़्यादा आंसर होगा, 1600 से कम वाला आंसर तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। बाकी देख लीजिएगा, 3 बच्चे हैं, 3 में से कोई भी हो सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की, क्योंकि 70 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब अगर मैं बात करूं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए लिस्ट पहले से बना रखी है मैंने। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश ही किया हूं, तो फटाफट से देखो 70 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए देखते देखते। ठीक है, अच्छा, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो संबंध तो होता है बेटा E इक्वल्स टू आप जानते हैं माइनस dV बटा dr, ये हो गया संबंध। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ये संबंध हो गया। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक लिखे, तो विभव प्रवणता का मात्रक होता है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा बेटा, वोल्ट पर मीटर ही है ना। ठीक है, सिंपल सी चीज है, एसआई मात्रक आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। 6 माइक्रोफैराड संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक कर देने पर उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो आप जानते हैं हाफ CV² होता है। अगर ऊर्जा में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, U बराबर है ये, अगर डेल्टा U करेंगे तो ये डेल्टा V हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा U करेंगे तो हो जाएगा 1/2 C
और वोल्टेज देखें, वोल्टेज में परिवर्तन कितना है, 10 से 20 मतलब 10 वोल्टेज का फर्क आया है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। और 6 का इसका मान दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, तो गुणा कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा वृद्धि की गणना करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग और विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है, तो संबंध आप जानते हैं, I बराबर NeA/VD। थोड़ा सा इसके बारे में लिखना भी है, इतना नहीं लिखना है, इसको थोड़ा समझाना भी है आपको, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे बेटा। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको कम से कम 3 से 4 अंतर लिखने हैं, ठीक है। और ये अंतर आपको पार्ट 1 लघुत्तरीय प्रश्न में ये आपको अंतर लिखाया मिल जाएगा आंसर के साथ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको पार्ट 1 में फिर से मिल जाएगा ये, तो पार्ट 1 में ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित कीजिए, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 में ही है, माफ करिएगा, पार्ट 1 में ही आपको इसका मिल जाएगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है पार्ट 1। ट्रांसफार्मर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो उसको चाहे तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें भी सेम चीज मिल जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों को लिखिए, पार्ट 2 में इसका पूरा आंसर है, पार्ट 2 में लिखाया है। जो चुंबकीय तत्व होते हैं वो BV, BH और B3 होते हैं, ठीक है। और डेल्टा जैसे नमन कोण हो गया, अल्फा या फाई आप बोलते हैं, ये आपका दिक्पात कोण हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्यूरी नियम क्या है, क्यूरी नियम आप जानते हैं, ये ग्राफ, ठीक है, काई M मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति और तापमान के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है, किसका देखने को मिलता है बेटा, लौह चुंबकीय पदार्थ का। तो लौह चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर लौह रहता है, फिर ये यहाँ पर बन जाता है अनुचुंबकीय, और इसके बाद इस पॉइंट के बाद बन जाता है बेटा प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आता है इसको TC क्यूरी ताप कहते हैं, और वही आपको थोड़ा सा बताना है क्यूरी नियम क्या है, ठीक है। चलिए, पथांतर तथा कालांतर में क्या संबंध है, तो पथांतर जो डेल्टा होता है, या आप ये वाला डेल्टा इस्तेमाल करते हैं, ये आता है λ/2 पाई और इनटू में फाई के। तो संबंध एक बार लिख देंगे। निरोधी विभव की परिभाषा पार्ट 3 फटाफट से देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न। माइक्रोवेव के उपयोग बताएं। माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग के उपयोग की बात की जा रही है। तो माइक्रोवेव के लिए पहली बात तो आप वन शॉट रिवीजन देख सकते हैं, उसमें सारा है, सारे उपयोग है सभी तरंगों के। अगर नहीं देखना है तो आप पार्ट सेकंड में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। पार्ट सेकंड या फर्स्ट में है शायद, ठीक है, देखेंगे मिल जाएगा। 250 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाला फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए, तो आपको लैम्डा दे रखा है 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसकी ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा आप जानते हैं, ऊर्जा होती है E बराबर hc डिवाइड बाई लैम्डा। तो E बराबर करेंगे hc12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई अब 250 एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, 250 से इसमें भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। संधारित्र के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। संधारित्र का उपयोग आप जानते हैं, बेसिक सी चीजें हैं। संधारित्र का उपयोग क्या होता है, ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, और उसको किसी जगह पर आप लगा सकते हैं जहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रही है, तो फिल्टर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर को फिल्टर ही बोलते हैं ना, फिल्टर परिपथ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 2 चीजें। विद्युत चुम्बकीय तरंग की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की काफी सारी विशेषताएं हैं, और वन शॉट रिवीजन रिकमेंड करूंगा कि मैं इसको जाके चेक करूं, वन शॉट रिवीजन इसका जरूर देखिए, बहुत ही प्यारा बना रखा है। क्रांतिक कोण तथा ध्रुवण कोण के बीच के संबंध को लिखिए। क्रांतिक कोण और ध्रुवण कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में। क्रांतिक कोण अलग है और ध्रुवण कोण अलग। मैं कंपन कोण और कंपन तल और ध्रुवण तल की बात करने स्टार्ट करें। क्रांतिक कोण है बेटा, क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर ऐसा आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का मान या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ध्रुवण कोण क्या है, ध्रुवण कोण क्या है बेटा, वह कोण जिसके लिए प्रकाश जो है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, ठीक है, तो ध्रुवण कोण कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं, M बराबर या म्यू बराबर आप लिखते हैं, या आप इसको म्यू बराबर लिखते हैं, म्यू बराबर IA, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटी चीज है, ठीक है। चलिए, चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए, पढ़ा रखा है, पार्ट नंबर 1 में जाए, या फिर आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का वन शॉट देख लीजिए, वन शॉट, ठीक है, सारा का सारा एक्सप्लेन कर रखा है आंसर के साथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी कुंडली के प्रेरण प्रतिघात के लिए सूत्र लिखिए,
और यह धारा के मान पर निर्भर करता है। तो दो चीजें बतानी है, 1+1। तो सूत्र लिखे हैं आपको, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कुंडली के प्रेरण प्रतिघात होता है XL बराबर ओमेगा L। और क्या यह धारा के मान पर निर्भर करता है? तो धारा के मान पर नहीं, धारा के आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आप लिखेंगे नहीं, मान पर नहीं निर्भर करता, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भरता किस पे होती है? आवृत्ति की। इसको आप लिख सकते हैं XL = 2 पाई FL के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं संतोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर। तो ये है पार्ट 2 में आपको फटाफट से मिल जाएगा। इसके लिए आप चाहे तो आप 1 शॉर्ट रिवीजन देख सकते हैं तरंग प्रकाशिकी का, जिसमें आपको विनाशी और संपोषी व्यतिकरण को साफ साफ बताया गया है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 2 परिकल्पनाएं लिखी। तो बोर की परिकल्पना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर वो ऊर्जा स्तरित नहीं करता है। और दूसरा तो आप सभी जानते हैं कि Ln जो होता है वो n × h/2π, मतलब h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तीसरा आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कक्षा में संक्रमण करता है तभी ऊर्जा उत्पन्न करता है। चौथा आप लिख सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करता है जो वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कई सारी परिकल्पनाएं हैं। तो 20 क्वेश्चन थे, इसमें 10 करने होते हैं, आपको कर लेंगे बेसिक से। और 10 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन इसके लगभग सभी क्वेश्चन में इसके डिस्कस कर रखा हूँ। ठीक है, मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन डिस्कस है पहले से, 19 तो मान ही लें आप। ठीक है, अब द्विप्रिज्म क्या है? अगर बड़े क्वेश्चन की बात करें तो ये टॉपिक फिर से मैं बता दूं, द्विप्रिज्म जो टॉपिक है ये बाईप्रिज्म वाला ये नहीं है, कहीं भी किसी भी बोर्ड में नहीं है, इवन एनसीईआरटी में नहीं है। समतुल्य लेंस क्या होता है ये आपको करवा रखा है मेरा डेरिवेशन, तो डेरिवेशन वाली क्लास में आप जा सकते हैं। या किरण प्रकाशिकी वाला जो 1 शॉट रिवीजन है, या किरण प्रकाशिकी का मैंने लिख रखा है, किरण प्रकाशिकी से आने वाले महत्वपूर्ण जो डेरिवेशन उसमें करवा रखा है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर डेरिवेशन डिटेल में। स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व को परिभाषित करें, ये भी करवा रखा है। स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व, 2 लंबी समाक्षी परिनालिकाओं के लिए अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजन निकालिए। तो डेरिवेशन का पार्ट 1 आप देखेंगे। पार्ट 1 में इसका डेरिवेशन बहुत खूबसूरत तरीके से मैं करवा रखा हूँ, जाके देखिए। साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन, साइक्लोट्रॉन के लिए एक अलग से पूरी वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरी वीडियो है साइक्लोट्रॉन पर, एक वीडियो है बना रखी है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि लगभग 40 मिनट की, 30 से 40 मिनट की वीडियो है। 30 मिनट ही है एक्चुअली, और 3D में समझा रखा है, एकदम बढ़िया बता रखा है। 3D क्या, एनिमेशन के साथ, GIF के साथ समझा रखा है कि आपको साइक्लोट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाके देखिए, जरूर जाइए। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस हैं जो आपको देखनी है, बढ़ा के जहां पर चीजें आपको पढ़ा रखी है वो देखिए, पूरा मत देखो, जहां पर आपको जरूरत है वो देखो। परमाणु नाभिक की संरचना समझा रखा है। ठीक है, परमाणु नाभिक में विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर बताएं, पूरा बता रखा है। पार्ट नंबर 3 जाके देख सकते हैं। और इसका 1 शॉट रिवीजन 1-2 दिन में आ जाएगा। तो 1 शॉट इसका अभी नहीं बनाया है, लेकिन नाभिक चैप्टर को पढ़ा रखा है। अगर देखेंगे तो कुछ छूटा नहीं है, बस 1 शॉट नाम से नहीं है। हाँ, 1 शॉट है, पहले से पढ़ा हुआ है, जो प्रीवियस जो सेशन था उसका 1 शॉट रिवीजन मिल जाएगा आपको इसका। बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो फिर मैं बता दूं, बेलनाकार संधारित्र का जो कॉन्सेप्ट है और गोलीय संधारित्र का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड में ही है। तो इस वजह से ये टॉपिक मैंने नहीं कराया है, इस चैनल पे नहीं मिलेगा आपको, इस चैनल पे ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, और इस चैनल पे आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। 2 टॉपिक नहीं मिलेंगे, बाकी सारे मिलेंगे। ठीक है, तो हो गया, यहाँ तक था आपको 26 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन हो गए टोटल ये, और 70 क्वेश्चन ऊपर थे। ठीक है, तो कुल आप देखेंगे 96 क्वेश्चन हो जाते हैं आपको, 7 2 9 96 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से 48 करने होते हैं, और प्यार से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस 5 नंबर में अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर में 4 क्वेश्चन आपके करवा रखे हैं, और बाकी 2-2 नंबर वाले जो 20 क्वेश्चन थे उसमें से 20 के 20 लगभग डिस्कस कर रखे हैं। 70 में से 70 क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने, 3 क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, जिसका कमेंट में आप रिप्लाई करेंगे, मजा आएगा, मुझे देखकर अच्छा लगेगा अगर आप रिप्लाई करेंगे। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, आपके मैसेजेस का, और जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी जो बिहार के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत सारा प्यार, और मैं ऐसी कामना करूंगा कि आप सभी अच्छा स्कोर करें, बढ़िया करें, और उम्मीद है ऐसी मुझे, बस अपना कॉन्फिडेंस नीचे मत करना, है ना।
कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में जाना और हो जाएगा बेटा, ठीक है। बहुत आसान होगा पेपर, कठिन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़ते रहें और बढ़ते रहें और जुड़े रहें विपिन सिंह फिजिक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।